अच्छा ऑडियो सिंक थी, चेक किया किसी ने पिछली क्लास की? सही थी, सही थी, उससे पिछली की नहीं थी, मैंने नहीं देखी, पिछली सही थी। लास्ट वाली कल वाली क्लास की तो ठीक है, वो उससे पिछली क्लास की ऑडियो सिंक नहीं थी, आगे पीछे था। हाँ। अच्छा जी जितने ऑनलाइन है आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? Zan Shajil and the Jamal. Okay. So आप लोगों की भी असाइनमेंट्स हो चुकी हैं? जस्ट नोटपैड पे लिखना था इस आइट्रेशन में क्या वैल्यू आ रही है, इस आइट्रेशन में क्या आ रही है। नहीं है, आपने किया? किया नहीं है। तो यानी कि वो हमें पता था कि 2 लूप चल रहे हैं, पहले एक चलेगा उसके अंदर दूसरा लूप चलेगा, तो बाकी तो मैं तो प्रिंट करवा वो जैसा आपने स्टडी करना था कि आपके लूप एक्चुअली वर्क किस तरह कर रहे हैं, किस आइट्रेशन में आपकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो जो हम जिस लास्ट में हम जो पुट करेंगे ना वो हमें पहले वो लेके जाएगा सर्कल चलते हैं, पहले आउटर लूप फिर आपके पास इनर लूप। हाँ जी एग्जैक्टली, फिर आपके पास आउटर, फिर आपका इनर लूप पूरा साइकिल चलेगा। ओके सो हमारे पास अरेज तक काम कंप्लीट हो गया था, दूसरा क्लियर हो गया, इफ अरेज वेरिएबल्स क्लियर हो गए, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमें देखना कि हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि अरेज के थ्रू सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। पहले आपने सिंपल वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल के अगेंस्ट आपने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, देन वेरिएबल्स के बाद आपने नेक्स्ट इफ एल्स देखे, कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, देन आपने मल्टीपल वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वैल्यूज आपने किसी सीक्वेंस को फॉलो करिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप्स, ठीक है। फिर हम देखें कि अगर आपका विदाउट सीक्वेंस कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, रैंडम वैल्यूज़ पे आपने करेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अरेज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एक बड़ा बेस सा मॉडल है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो होता है, ठीक है। जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं सारी की सारी क्या अप्रोच यूज़ कर रही है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, बेसिकली जिसे बेसिकली हम इन शॉर्ट कहते हैं ओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो के अरे का साइज फिक्स है, ठीक है। हमारे पास जो जावा में अरेज है उसका साइज आपके पास क्या होता है, फिक्स होता है, विच मीन्स आप अरे का साइज रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने अरे क्रिएट कर लिया तो उसका साइज़ आपके पास क्या आ गया, फिक्स आ गया। तो आप तो थोड़ा सा सोच रहे थे अगर मेरे पास अरे आ रही है 100 की, अगर डाटा कम होता है तब आपको क्या डिसएडवांटेज होगा, अगर डाटा ज़्यादा होता है तब आपको क्या डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्या डाटा कम होगा तो मेमोरी आपके पास क्या होगी, लॉस होगी, जिसका मतलब क्या है कि डाटा कम था, ठीक है, लेकिन आपने जो उसको स्पेस प्रोवाइड किया वो आपके पास क्या आ रही है, ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पास कह रही मेमोरी वेस्ट हो रही है। अगर डाटा आपके पास ज़्यादा आ जाता है तब हमें डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, बोला नहीं,
जब ज़्यादा आ रहा है डाटा लॉस हो जाएगा, या हमें दोबारा एक न्यू अरे क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो डाटा आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, या हमें डाटा किसी लार्जर अरे में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक न्यू अरे बनानी पड़ रही है, ठीक है, और उस अरे में समहाउ प्रोसेस करना, डाटा कॉपी करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर जो नया डाटा आपके पास आ रहा है उसको वहाँ पे रिप्लेस या समहाउ दोबारा कोड करके उसे इंसर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एक और अरे में आपके पास क्या प्रॉब्लम है, अरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी डाटा टाइप क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अरे में आपके जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हर एक की डाटा टाइप क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। विच मीन्स अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो सारे के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग होंगे, अगर आपके पास इंट है तो सारे के सारे एलिमेंट इंट होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टूडेंट्स का कोई डाटा सेव या रिकॉर्ड करना है, अब उसमें नेम आ रहा है स्ट्रिंग, आईडी आ रहा है 1 2 3 इंट, ठीक है, कुछ परसेंटेज या सीजीपी आ रहा है फ्लोट या डबल, ठीक है। सो आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, मल्टीपल डाटा टाइप्स में आ रही है। इसको अगेन आप किसी एक अरे में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट डिजाइन आ रहा है, मतलब एक ऐसा मॉडल आ रहा है जिसमें एक यूजर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, उनकी डाटा टाइप भी आपके पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, उस चीज़ को आप अरे के थ्रू एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकते। कर मगेन कर हम कोड हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, एक अरे आपको नेम से क्रिएट करनी पड़ेगी, एक उसमें आपको रोल नंबर की, एक आईडी की, एक मार्क्स की, एक क्लासरूम की, एक डिपार्टमेंट की, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, मल्टीपल अरेज, फिर उनको मैनेज करना पड़ेगा कि इस इंडेक्स पे इसका नाम पड़ा है तो इस स्टूडेंट के इस इंडेक्स पे आपका रोल नंबर, फिर तीसरी रे में आपको मल्टीपल लूप्स लगाने पड़ेंगे, कोड आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह आगे आपने रियल लाइफ डाटा पे कोई काम करना है तो अरेज के थ्रू कोड करना आपके पास क्या काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास क्लास क्या है। क्लास बेसिकली क्या करती है, आपके डाटा का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन या फिर आपके डाटा का मॉडल डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि मेरे पास ये डाटा का एक मॉडल आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और ये फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ आ रही है, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में काम हम इसलिए करते हैं कि इसे रियल लाइफ डाटा पे इजीली मैप कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम आ रही है उसको हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैप कर सकते हैं, मैप करने के बाद उसे एफिशिएंटली कोड या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास में से क्लास में दो चीज़ें हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज़, दूसरा उसके फीचर्स, ठीक है। कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये एलिमेंट ये चीज़ क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो क्लास को अगर हम प्रोग्रामेटिकल मॉडल पे डिफाइन करें तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो उसकी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। अभी हम जो कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे वो उस क्लास के क्या होंगे, फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो याद रखिए सिर्फ क्लास में दो चीज़ें हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक उसकी फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। तो क्लास को हम कस्टम डाटा टाइप भी कह सकते हैं, क्लास को हम कस्टम डाटा टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लास क्रिएट की लैपटॉप के नाम से, ठीक है। तो उस क्लास में कह लो कि लैपटॉप का आपका प्रोसेसर है, आपकी रैम है, स्टोरेज है, स्क्रीन साइज है, ये सारी की सारी क्या आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि आपका प्रोसेसर कितनी देर में डाटा कॉपी कर सकता है, कितनी देर में प्रोग्राम रन कर सकता है, ये उस लैपटॉप के क्या आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपका लैपटॉप ये फाइल एफिशिएंटली या स्मूथली एप्लीकेशन रन कर सकता है कि नहीं कर सकता, डिपेंड्स, मतलब ये चीज़ किस पे डिपेंड होती है बोला, कि ये जैसे कोई आपके पास कोई हैवी प्रोग्राम है इस पर चलेगा कि नहीं, किस तरह डिटरमिन करते हो, उस लैपटॉप के मेमोरी होगी, प्रोसेसर हो गया, आपके पास स्टोरेज भी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हम क्या करते हैं, फंक्शंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते क्या करेंगे, हम फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करेंगे। लाइक मैं फंक्शन एक डिफाइन करता हूँ, मेरे पास करेंगे 500 GB की एक हार्ड ड्राइव है, मेरे पास एक 700 की मूवी है, तो 500 GB में कितनी मूवीज़ हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शन है जो कि कंप्यूट करके बता रहा है इतनी GB है तो एक कितने का है, उसको डिवाइड करके उसने बता दिया इतनी फाइल्स आपका लैपटॉप स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो मेरे पास किसी एग्जांपल आ रही है आपकी क्लास की, कुछ फीचर्स हो गए और कुछ हमारे पास क्या होगी उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट। फीचर्स आपके प्रोग्रामिंग में फंक्शंस हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स प्रोग्रामिंग में क्या आ रहे हैं, आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो हमेशा फंक्शंस और वेरिएबल्स ये दो चीज़ें क्लास के अंदर
डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट सिंपली आपके पास क्या होता है, एक उसका इंस्टेंस। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, आसान सा एग्जांपल ये है कि हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि एक लैपटॉप में ये सारे फीचर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप मेरे पास है, एक लैपटॉप आपके पास है, फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हर एक में प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होंगी, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है वो एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगे। ठीक है, मेरे प्रॉपर्टी नेम एक आ रहा है कंपनी या ब्रांड, उसकी वैल्यू HP या डेल कुछ और होगी, आपकी कुछ और हो सकती है। ठीक है, आपका प्रोसेसर कुछ और हो सकता है, मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो प्रोसेसर का वो जो फीचर है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रोसेसर का क्या मॉडल आ रहा है, क्या कोर क्लॉक आ रही है, वो हर लैपटॉप की क्या आ रही है, चेंज आ रही है। तो वैल्यूज आपके पास क्या करती हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट में सारे के सारे फीचर्स होंगे, लेकिन हर एक की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आप अगर एक क्लास में बैठे हैं सब, हर एक के अंदर फीचर अवेलेबल है CGPA या मार्क्स का या परसेंटेज का, लेकिन हर एक की वैल्यू क्या है, डिफरेंट भी हो सकती है या बाय सम हाउ सेम भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लैपटॉप का मॉडल देखें, वो हर एक का क्या है, दूसरे से डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अप्रोच। ठीक है, तो इसमें यही फायदा है, आपने सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस क्लास से उसमें इंक्लूड या इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ये 20 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, 50 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, प्रॉपर्टीज आपने सिर्फ एक दफ़ा बतानी है, फंक्शनैलिटीज आपने सिर्फ एक दफ़ा बतानी है। ये काम है वन टाइम करना है, फिर इसको जितनी मर्जी दफ़ा आप यूज़ करना चाहें उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि एक फंक्शन आपका अगेन वो स्टोरेज की बेस पे आपको कैलकुलेट कर रहा था, इतनी फाइल्स आ सकती है, तो कोई और लैपटॉप को एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें वो लाइक 1 TB हार्ड है, तो उसका रिजल्ट या उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की डिफरेंट होगी। किसी का प्रोसेसर स्लो है तो उसका एक फंक्शन होगा, कितनी देर में कंप्यूट करेगा, उसका टाइम ज़्यादा है। किसी का प्रोसेसर फास्ट है तो वो कंप्यूट कर रहा होगा, आपका टाइम उसका क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज सब में इंक्लूड होंगी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ और फंक्शन के रिजल्ट, ये एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन्स देखें तो उनमें कोई ना कोई बेंचमार्क के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपके पास ओवरऑल स्पीड बता रहे होते हैं। हर एक मोबाइल का बेंच मार्क का जो स्कोर है वो एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, लेकिन सब मोबाइल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, हर एक का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपने अगर 10 मोबाइल्स का डाटा लेना है तो उस क्लास के सिंपली 10 क्या करोगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आपने डिफाइन करना हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, कलर हो गया, हाइट हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, शेप में रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह ये आ जाएगी, ये सारी की सारी क्या आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फिर मैं एक फंक्शन निकालता हूँ सिटिंग कैपेसिटी। ठीक है, हर रूम में सिटिंग कैपेसिटी है कि नहीं, लेकिन किसी की कम है और किसी की ज़्यादा है। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ हाइट कम है और किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग का डाटा स्टोर कर रहे हो, उसमें 50 रूम्स हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस क्लास के क्या कर लिए, 50 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। उसमें से कह लो 2 रूम्स आपके पास ऐसे हैं जो किचन पर्पज़ के लिए है, उनकी जो लेंथ विड्थ हाइट या कैपेसिटी है बाकी रूम से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, डिफरेंट होगी या कम होगी। 2-3 रूम्स आपके कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, उनकी जो हाइट विड्थ या कैपेसिटी बाकी सारे रूम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपके पास हर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ या उनका जो डाटा आ रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो जितने ऑनलाइन है आपको भी पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपके पास ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाटा आ रहा है। ठीक है, आप इजीली डाटा मैनेज कर सकते हैं। आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ रूम से, नंबर ऑफ लैपटॉप से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे एफिशिएंटली कोड कर सकते हैं, उस पर कोई ना कोई फीचर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप खुद देखें, एक कॉमन सी बात है, टेक्स्ट फाइल में डाटा को मतलब आपने विजुअलाइज करना वो आसान है या एक्सेल शीट में कर ले वो आसान है, एक्सेल शीट में प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसी तरह आपका डाटा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक्सेल शीट में डिफाइन हो सकता है कि नहीं,
अच्छा, मेरे पास क्लास का नाम आ रहा है स्टूडेंट, तो आपके एक्सेल शीट का नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। एक्सेल में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो अगर 50 रोज हैं, सबका कॉलम क्या होता है? वैल्यू सेम होती है, लेकिन उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी वो सेम होती है। जैसे नेम आ रहा है कॉलम, सबका कॉलम नेम है, लेकिन सबके नेम्स के होंगे डिफरेंट। तो क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉलम्स बन सकते हैं। और क्लास के अगर 20 ऑब्जेक्ट्स है तो एक्सेल शीट में 20 क्या बन जाएगी? सर ये जो स्क्रीन है वो स्टिल स्टॉप है। हाँ, तो स्लाइड चल रही है, स्क्रीन स्टॉप ही होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्लाइड नहीं चल रही कोई भी, सिर्फ ये अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ, अभी हम नहीं, पहली स्लाइड पे ही हैं, अभी इसी ठीक स्लाइड पे हैं। ठीक ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन भी सुना आपने कि नहीं? जी जी, क्वेश्चन तो सुने। हाँ, तो हमारे पास क्लास में प्रॉपर्टीज हैं और ऑब्जेक्ट्स है, उसको एक्सेल शीट पे मैप करना हो तो जो आपके कॉलम्स है वो क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी है कि नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? डिफरेंट। तो अगर 50 ऑब्जेक्ट्स आपके पास जावा में आ रहे हैं, एक्सेल में 50 क्या हो जाएगी? रोज हो जाएगी। एक्सेल में 50 आपके पास क्या हो जाएगी? रोज। देखो ना, ये 4 कॉलम आए, 50 रोज आ गए। हमारे पास एक क्लास आई जिसकी ये 4 प्रॉपर्टीज है और 50 उसके क्या आ गए? ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए डाटा मैप करना काफ़ी आसान है इन जावा। जैसे लास्ट एग्जांपल आपके पास नादरा का डाटा आ रहा है, ठीक है। उसमें पर्सन का नेम होगा, कंट्री होगा, CNIC नंबर, एड्रेस, सिबलिंग, फादर नेम, सिग्नेचर, सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। एक दफ़ा उन्होंने क्लास बना ली, जैसे जैसे कोई न्यू आपके पास बॉर्न होता है या कोई न्यू आपके पास डाटा एंटर होता है, जैसे वो क्या करते हैं? एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। सिमिलरली वही डाटा एक्सेल शीट में आ रहा है तो एक न्यू क्या ऐड कर देंगे? रो ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है? एक रो ऐड कर देंगे। तो इस तरह एक दफ़ा उन्होंने उस आपके पास डाटा के नाम से, पीपल के नाम से क्लास क्रिएट कर ली। फिर आपके पास जितने मर्जी 1000 मिलियन बिलियंस आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाए, उतने आप जावा में क्या कर लोगे? उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लोगे, ठीक है। ये एक्सेल में उतनी आप क्या कर लोगे? रोज क्रिएट कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो सिंपली ये हमारे पास एक क्लास आ रही है, किस नाम से? कस्टमर के नाम से। कितनी प्रॉपर्टीज है? 4। और ठीक है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं? 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट में आईडी, नेम, एड्रेस, एज, ये चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है? एक दूसरे से डिफरेंट आ रही है, ठीक हो गया। ओके, सो इसको हम कोड करते हैं। सो मैं क्लास ले लेता हूँ आपके पास स्टूडेंट के नाम से। यहाँ से आप क्लास नेम चेंज कर लिया करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करते हैं। तो स्टूडेंट की क्लास में प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी सिर्फ एक दफ़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर आप जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, हर एक में आपके पास क्या होगा? सो हमारे पास क्या आ गई? आपकी क्लास है किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। सो उसमें जितने आप वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, वो आपके पास क्या आ रही है? उस क्लास की प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइक मैंने किया स्ट्रिंग नेम, ये क्या आ रहा है? उस क्लास का नेम, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ आपके पास स्ट्रिंग ओके इंट रोल नंबर 1 2 3 या 4, ठीक है। फिर मैं कह लेता हूँ इन बल्कि सर मुझे टाइम दीजिएगा एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर तक। इस क्वेश्चन के लिए सर क्वेश्चन ये है कि वो जो हमने स्कैन के थ्रू आगे हमने प्रिंट स्क्रीन से डाटा लेना था आगे यूजर से, वो जो जी स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट करते थे हम, तो वो स्ट्रिंग के बिल्कुल। लिए नहीं यूज होता वो स्कैन? वो मैंने बताया था नेक्स्ट इंट इंटीजर के लिए,
नेक्स्ट फ्लोट जी। फ्लोट के लिए, नेक्स्ट डबल डबल के लिए, नेक्स्ट लाइन इन स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए है हाँ जी। जी। और नेक्स्ट डॉट एलएन और नेक्स्ट इनटू एलएन आ जाएगा वो। नहीं, ये देखें ना, इस तरह में करना सिंपल। scanner जी is equals to new यहाँ पे आपने करना है scan डॉट नेक्स्ट लाइन, ये आपकी नेक्स्ट, ये आपकी स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। सही। स्ट्रिंग एस, तब आपको जो यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा वो आपकी एस में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। स्टोर हो जाएगी। सर वो जो ये इफ एल्स में हम यूज करते हैं और स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो इक्वल टू, और मतलब कि अगर हमने ये करना है कि फर्ज करें हम कहते हैं कि कंपेयर अगर करना है, जी कंपेयर करना है तो वो हो If- जाता है। इफ आप ये करना चाहते हो, इफ एस डबल इक्वल टू ए बी सी, ये चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, जी, तो ये जी। आपके पास सिर्फ इंटीजर पे होता है। अगर आपने स्ट्रिंग पे करना है उसके लिए फंक्शन है एस डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे आप पास करोगे ए बी सी। अब ये फंक्शन चेक कर रहा है कि आपकी स्ट्रिंग ए बी सी के इक्वल है या नहीं। अगर यहाँ पे स्टोर हो एक्स वाई जी, तो ये इफ आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। जी जी और यहाँ पे हमने कंपेयर किया एक्स वाई जी, तो ये आपको क्या करेगा, ट्रू तो रिटर्न। कर देगा। ठीक है, इस तरह आप ठीक है सर, स्ट्रिंग थैंक यू। स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं। ओके जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। सो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, क्लास की प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। लाइक मैं सर 4 ले लेता हूँ, नेम ले लिया, रोल नंबर ले लिया, डबल ले लिया, और स्ट्रिंग आपके पास आ गया डिपार्टमेंट। जस्ट मैंने फिलहाल क्या किया, 4 प्रॉपर्टीज ले ली, ठीक है। ओके जी, सो ये हमारे पास क्या आ रही है, क्लास की प्रॉपर्टीज। हमारे पास क्या आ रही है, क्लास की प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो फंक्शन जब आप क्रिएट करोगे, फंक्शन बेसिकली क्या आ रहा है कि आप कोड के अंदर सब कोड, ये सब फंक्शनैलिटीज इंक्लूड कर रहे हो। सिर्फ फंक्शन क्या फ़ायदा है, आपकी जो मेन रीज़न है यूज़ करने का, कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। फंक्शन का मेन फीचर क्या आ रहा है कि आप कोड को रीयूज़ करना चाहते हो। तो सिंपली फंक्शन आपके पास क्या है, जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है। आप लोग कोई मशीन बाय करते हो, मशीन को इनपुट देते हो, मशीन उस पर को प्रोसेसिंग करती है, और फाइनली आपको क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग मॉडल में भी यही है, आप एक फंक्शन क्रिएट करें, एक मशीन क्रिएट करें, उसको कुछ ना कुछ इनपुट्स दोगे, और आपकी मशीन उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई आउटपुट आपको रिटर्न कर देगी। और आपकी देखो ना, मशीन में क्या होता है, जितनी मर्जी दफ़ा उसे यूज़ कर सकते हो मशीन को, नहीं, जब तक मशीन आपको सही आउटपुट या आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट दे रही है। जब तक आपको लगता है कि मुझे इस फंक्शन की 10 से 15 दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 10 से 15 दफ़ा कोड लिखने की बजाय क्या करोगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लो, ताकि आप उसे बार बार कॉल कर सको, ठीक है। आप इजीली क्या कर सको, उसे कॉल कर सको। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, आपके फंक्शंस। तो फंक्शन में भी एक्सेस मॉडिफायर हम थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आप याद रखें, फंक्शन में सबसे पहले हमने डिफाइन करना है रिटर्न टाइप। सबसे हमने क्या डिफाइन करना है, रिटर्न टाइप। ये आपके पास बेसिकली क्या आती है, आउटपुट, ठीक हो गया। देन आपने क्या डिफाइन करना है, फंक्शन का नेम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टू एक्सेस आवर फंक्शन, ठीक है। किस नाम से आपने फंक्शन को एक्सेस करना है, ठीक है। ये 3-4 फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, हर एक का नाम क्या होगा, डिफरेंट होगा, ताकि जिस तरह 3-4 वेरिएबल्स होते हैं, सबके नेम्स क्या है, डिफरेंट, ताकि एक दूसरे से क्या कर सको, उसे डिफ्रेंशिएट या एक्सेस कर सको। लास्ट आपके पास आ रहा है पैरामीटर्स, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, आपके पैरामीटर्स। ये बेसिकली क्या आ रहा है, फंक्शन की इनपुट। यहाँ पर क्या आ रही है, फंक्शन की इनपुट। सो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन के पैरामीटर। इस तरह आपने क्या करना है, जावा में फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। सो रिटर्न टाइप आपके पास हमेशा आएगी डेटा टाइप। रिटर्न टाइप हमेशा आपके पास क्या आएगी, डेटा टाइप, कि आपका फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न करना चाहता है। अगर 20 आ रहा है तो रिटर्न टाइप क्या होगी, इंट। अगर आ रहा है 20.5, फ्लोट या डबल। अगर आ रहा है XYZ तो रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और शायद आप लोग सबने पढ़ा ही होगा, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो वॉइड यूज़ करना, ठीक है। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो वॉइड यूज़ करेंगे। तो अभी मैं सिंपलेस्ट एक फंक्शन क्रिएट करूँ जिसमें कोई भी डाटा रिटर्न नहीं कर रहे,
ओके सो मैंने यहाँ पे किया void, then आ गया फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम जस्ट लाइक योर वेरिएबल, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने क्या अप्रोच यूज़ करनी है, नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। आपने अरे क्रिएट की तो उसका नाम XYZ रख सकते थे, ठीक है ना, लेकिन उसमें मार्क्स स्टोर करे तो उसका नाम मैंने क्या रख लिया, मार्क्स। अगर कोई नाम या टेलीफोन नंबर स्टोर कर सकते तो उसका नाम क्या रख लो, टेलीफोन नंबर्स या नंबर्स, ताकि कोड रीडेबिलिटी आपके पास बेहतर हो। हमने इस फंक्शन का नाम रखा सम, तो ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, कुछ नंबर्स को ऐड कर रहा होगा, ठीक है। ओके सो ये एक सिंपलेस्ट सा फंक्शन है, फंक्शन विद प्लस न्यू पैरामीटर्स। इस फंक्शन में ना तो आप कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, ना कोई वैल्यू एज एन इनपुट ले रहे हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इधर मैंने प्रिंट क्या करवा दिया, a प्लस b। तो फंक्शन सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, रिजल्ट प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। फंक्शन सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, रिजल्ट प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास क्या लगे, बहुत ही कम यूज होते हैं। ज़्यादातर आपके पास फंक्शन यूज होते हैं जिसमें आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन विद नो रिटर्न इंक्लूडिंग पैरामीटर्स, ठीक है। इस फंक्शन में आपके पास क्या होंगे, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। इसका नाम फिलहाल मैंने रख लिया सम। पैरामीटर्स आपने कहाँ पे डिफाइन करने हैं, राउंड ब्रैकेट्स में। पैरामीटर्स कहाँ पे आएंगे आपके, राउंड ब्रैकेट्स में। तो सिंपली मैंने किया, मैंने दो नंबर को सम लेना है, तो पैरामीटर्स भी क्या होंगे, दो नंबर होंगे, ठीक है। और दोनों की डेटा टाइप इंट है, ठीक है। तो सिर्फ फर्क ये है कि जिस तरह वेरिएबल्स से पहले थे इंट a कॉमा b, यहाँ पे हर एक की डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है। हर एक की डेटा टाइप डिफाइन करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, जो आप इनपुट दे रहे हो उसका सम प्रिंट करवा रहा है। ये फंक्शन क्या कह रहा है, जो आप इनपुट दे रहे हो उसका सम प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। सो लास्ट हमारे पास क्या काम रह गया, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू इंक्लूडिंग पैरामीटर्स, ठीक है। ये लास्ट हमारे पास टाइप है जिसमें पैरामीटर्स भी सेंड किए और फंक्शन ने कोई ना कोई वैल्यू आउटपुट या रिटर्न भी दी। सिर्फ फ़र्क इसमें क्या आ रहा है, हम प्रिंट की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, रिटर्न। प्रिंट की यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, रिटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। और वॉइड की जगह क्या आ जाएगा, हम क्या रिटर्न करें, एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई की डेटा टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, तीन फंक्शंस क्रिएट कर लिए, ठीक है, कि आपके पास इस तरह के फॉर्मेट में आपके फंक्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है, नॉट कुछ डेटा रिटर्न किया, ना इनपुट किया, ना वो भी जरा बताते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। वो आगे जाके आपका लेक्चर आ जाएगा बीच में, ठीक है। वो बताता हूँ, पहले आपके पास फंक्शन आया, ना तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना ही इनपुट, ठीक है, सिर्फ कुछ डाटा प्रोसेस करके रिजल्ट डिस्प्ले कर। देन फंक्शन आया जो कि वैल्यू तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन उन वैल्यूज़ पे प्रोसेसिंग कर रहा है जो यूज़र सेंड करेगा, ठीक है, जो कि आप एज कॉल करते हुए सेंड करोगे, ठीक है। फिर आपको रिटर्न क्या आ रहा है, वैल्यू उसने प्रोसेस की और उसे प्रिंट करवाने के बजाय रिटर्न कर दिया। प्रिंट करवाने के बजाय क्या किया, रिटर्न। तो रिटर्न का पर्पस ये है कि आप फॉर फ्यूचर उसे सेव कर सकते हैं। रिटर्न का मेन पर्पस क्या आ रहा है, इन द फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, उसे सिंपली सेव कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो। अब फंक्शन कॉल करके हम वैसे टेस्ट कर लेते कि एक्चुअली आपके पास एग्जैक्टली वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल मैं करता हूँ, उसके बाद ज़रा मैं लाइन पे लाइन आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या आ रहा है, अपने ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करना। ओके, तो उसमें आपके पास क्या है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है सबसे पहले नेम विद ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, क्लास नेम, और देन आपके पास आ जाएंगे राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस राउंड ब्रैकेट्स को भी देखते हैं। ये हमारे पास क्या काम है, हमारे पास क्लास नेम क्या आ रहा है,
स्टूडेंट्स, ठीक है, तुमने यहाँ पे किया। जो लास्ट में हमने दिया होगा वही लिखनी है, लास्ट में चेंज भी कर सकते हैं। क्लास नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो रख ली है उसी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, कुछ भी ले लें लेकिन जो ले लिया उसी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ताकि प्रोग्राम को पता हो कि ये मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसमें स्टूडेंट का डाटा फंक्शन है, ये मैं टीचर का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, उसमें टीचर का डाटा, ये मैं स्टाफ का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ये स्टाफ का डाटा, ठीक है। आगे स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट लिया S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया किस नाम से, S1 के नाम से। अब S1 में ये तीनों के तीनों फंक्शंस आप कॉल कर सकते हैं, ये चार की चार प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए आपके पास सिंपली क्या आ रहा है, डॉट ऑपरेटर। एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, डॉट ऑपरेटर। तो मैंने किया S1 डॉट सम, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको कॉल करेगा और आपकी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास 101 रन हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको। अब अगर मैं सम 1 कॉल करूँ, उसने क्या करना है, दो इनपुट्स लेने हैं, तो भी आपको एरर डिस्प्ले करवा रहा है कि ये फंक्शन आपसे दो वैल्यूज़ रिक्वायर कर रहा है और उन दोनों वैल्यूज़ की डेटा टाइप क्या है, इंट आ रही है। तो इस तरह से फंक्शन क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है, रन टाइम पे आपने वैल्यूज़ दी और आप उसने उस वैल्यूज़ को क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है, उन दो वैल्यूज़ को क्या कर दिया, सम कर दिया। तो अगर आपको सम की कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने कोड कर लिया सम का और अपने प्रोग्राम में हम उस सम को जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ या जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस का ये फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा क्रिएट करो, जब मर्जी जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स से यूज़ कर लो। अब देखो मुझे 4 दफ़ा कोड लिखना नहीं पड़ा, कोड मैंने क्या किया, सिर्फ एक दफ़ा लिखा, 4 दफ़ा उसको मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया या एक्सेस कर लिया। तो अब आपको 4 डिफरेंट सम या 4 डिफरेंट रिजल्ट्स यहाँ पे क्या करेगा, शो या प्रिंट करवा, ओके। तो लास्ट हमारे पास रह गया ये सम 2। अगर मैं सम 2 कॉल करता हूँ, ये पॉइंट जरा आपने गौर से समझना जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, S1 डॉट सम 2। तो सम 2 को मैंने दिया 100 और 600। तो इसने क्या करना है, 100 और 600 का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन ये प्रिंट नहीं करवाएगा। रिटर्न का क्या काम है कि वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी। रिटर्न का मतलब ये है कि इक्वल टू तो पता ना, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो रिटर्न का मतलब ये है, यहाँ पे आपने 100 और 600 दिया और उसका जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो गया, एस में। तो एस में स्टोर का करने का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा क्या है कि इन फ्यूचर एस को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इन फंक्शन में क्या डिसएडवांटेज था, सिर्फ काम किया और यूज़र को एक दफ़ा दिखा दिया, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन रिटर्न टाइप का क्या काम है कि अगर फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं दोबारा क्या कर सकूँ, उसे एक्सेस कर सकूँ या यूज़ कर सकूँ। तो ये हमारे पास काम आ रहा है किस चीज़ का, रिटर्न टाइप का, ठीक है। मेरे पास किस चीज़ की फंक्शनलिटी आ रही है, आपकी रिटर्न टाइप की आ रही है, ओके। सो यहाँ तक क्लियर हो गया, तीनों फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझ आ गई, ओके। तो इन शॉर्ट ये फंक्शन यूज़ होता है, यानी कि आप रिटर्न करवाया हमने जो वैल्यू अब सिस्टम में जब एस करेंगे तब वो यानी कि शो एग्जैक्टली जैसे कोई वैल्यू जो भी आपके पास आंसर आए, मैं चाहता हूँ कि उस आंसर को, उस आंसर में आप 100 से मल्टीप्लाई करवा के प्रिंट करो, ठीक है ना। अगर सम ये यूज़ करते तो हमारे पास आंसर प्रिंट हो गया था लेकिन मेमोरी में स्टोर नहीं था, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं था। इस तरह से काम करने से हमारे पास क्या आ रहा है, उसका रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। सब क्या हुआ, जो भी आपको 600 सम आया, 700 सॉरी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 70,000 आपका रिजल्ट आ रहा है, ओके। तो आपके पास समरी क्या बनती है, ये फंक्शन आपका
बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। खैर इसमें सिर्फ ये है कि कोई एक मैसेज है जो कि बार बार काफ़ी जगहों पे आपने प्रिंट करवाना है, तो एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस मैसेज के लिए आप एक वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास यूज़ होता है जब आपने कुछ इनपुट देनी है, आउटपुट सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले करवा दी, बाद में हमें उसको ज़रूरत नहीं है। मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो कि जो अनयूज डाटा है वो मेमोरी में सेव ना हो। ये फंक्शन आपका तब यूज़फुल है जब आपको लगता है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है मुझे फ्यूचर में भी उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। जैसे एस आया तो मैंने यहाँ पे गेन किया S1 डॉट सम 1, और यहाँ पे एक वैल्यू मैंने दे दी S, दूसरी वैल्यू मैंने दे दी 1000। तब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा था 700, उसमें 1000 प्लस होके 1700 आपके पास क्या होगा, ये रिजल्ट, मतलब इस वैल्यू को मैंने इन फ्यूचर दोबारा यूज़ कर लिया, ठीक है। वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, दोबारा यूज़ कर लिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, सम वाला रिटर्न वाला काम समझ आया सब, ठीक है। ओके जी, सो अब आप लोग एक फंक्शन क्रिएट करें जिसने क्या करना है, फिक्टोरियल गेट करना है, जिसने क्या करना है, फिक्टोरियल, यानी एक इनपुट लेनी है और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल का पता है सबको कि नहीं, फैक्टोरियल नहीं पता, भूल गए। ओके, सिंपली अगर आपके पास यूज़र 5 एंटर करता है तो रिजल्ट आना चाहिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये अगर मैं 3 एंटर, हाँ, उससे एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ, उसको स्टोर भी करते जाओ, ये चीज़ है, ठीक है। सो जो ऑनलाइन आप लोगों को फैक्टोरियल का आइडिया है कि नहीं? नहीं सर। ओके, फैक्टोरियल में आपने सिर्फ ये करना है, अगर मैं एंटर करता हूँ आपके पास 4, ठीक है, तो 4 में -1 करो तो क्या बनता है, 3, जी 4 जी + 3 करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है। -1 करो तो बनता है 2, 4 2 + 3 + 2 + 1, ये काम आपने करना है। ठीक हो। एक्चुअली फैक्टोरियल होता है मल्टीप्लाई, हम इसे ज़रा कन्वर्ट कर रहे हैं सम में, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी कोड कर लें, 4 × 3 × 2 × 1 कर लें, या 4 + 3 + 2 + 1 कर लें। मेन अप्रोच है कि फंक्शन क्रिएट करें और किसी तरह आपने लूप लगा के ये वाला फीचर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन कोड कर लें, ठीक है। फैक्टोरियल एक्चुअली होता है मल्टीप्लिकेशन। 5 एंटर किया तो रिजल्ट है 5 × 4 20, 20 × 2 60, 60 × 2 सॉरी 20 × 3 60, × 2 आपके पास 120, × 1 120, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। ये काम करें। हेलो जी जी सर, स्क्रीन स्टक हुई है, अभी कुछ नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया करने का, आपने सुना जी जी नहीं? ठीक है। हाँ, वो करना है। तो एक फंक्शन का मैंने आपको सिंटैक्स दिखा दिया। इस तरह से आपने एक इनपुट लेनी है और एक वैल्यू रिटर्न करनी है। जी ठीक।
नंबर भी सही यूजर करें ना, नंबर यूजर के वो आपकी मर्जी है, मुझे सारे नहीं एज इट इज दे दे। लेकिन आपके पास विक्टोरिया का फंक्शन है इसमें, वो काम
आपका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ आपका? क्या चीज़ नहीं हुआ आपका? हवा भी नहीं हुआ? क्यों, मुश्किल है कि भूल गया सब कुछ? सोचे ही नहीं इधर देख लो सब इंट फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपने क्या करेंगे, इंट एफ लेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एफ, जो आपने नंबर दिया, ठीक हो गया। बस सिंपल एक लूप आ गया, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू क्या क्या हो रही है, 1 2 3 4 कहाँ तक, एफ तक, ठीक है। तो एक आपको चाहिए इंट आर एस रिजल्ट, जिसमें आपने क्या करना है, रिजल्ट स्टोर करना, ठीक है ना। सिंपली सिर्फ ये करना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ये काम, कोई मुश्किल नहीं। देखो ना आपके पास ये काम हुआ है, पहले आई 1 था, 1 इंटू 1 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 स्टोर हो गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, 20 इंटू 4 इंटू 5 24 इंटू 5 120, फिर इंटू 6 इंटू 7, जितना भी आप नंबर पास करोगे उसका फैक्टोरियल आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ये काम, ठीक है। तो हम कॉल करके डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शन भी होती है हमारे पास, ठीक है। string.print इधर हमने किया s1 डॉट फैक्टोरियल, ले जी इधर दे दिया हमने 6, मेरे पास क्या हो गया 6 का फैक्टोरियल प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 6 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपके पास फंक्शन है, कोई वैल्यू इनपुट ले रहा है और उसके केस आपके पास क्या कर रहा है, वैल्यू आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अगली नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके पास ये राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स आपके पास क्या फीचर आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का, कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर भी आपके पास क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर जावा फंक्शन, कंस्ट्रक्टर भी आपके पास क्या कर रहा है, सिंपली क्या आ रहा है, आपका एक जावा फंक्शन आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कंस्ट्रक्टर आपके पास कब कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपके पास हो जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसने ऑटोमेटिकली कॉल होना है जैसे आप क्या करोगे, यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। देन आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, डॉट इट विल बी कॉल ओनली वंस। सारी बात है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे अगर ये कॉल हो रहा है तो सिर्फ क्या होगा, एक दफ़ा कॉल होगा, इसे आप सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ रही है, सेम नेम एज योर क्लास नेम। तो इस फंक्शन का नेम बिल्कुल सेम होगा जो आपके पास क्या आ रहा है, आपकी क्लास का नाम आ रहा है। और लास्ट आपके पास आ रहा है कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता है कोई आपने ऐसा फंक्शन कॉल करना है जो सबसे पहले कॉल हो, तो उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा क्या है, वन टाइम कॉल होगा, उसका नेम क्या है, सेम नेम है जो हमारी क्लास का नेम आ रहा है, और कंस्ट्रक्टर में हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो मेरी क्लास का नाम क्या आ रहा है, स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर नेम भी क्या आएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। जस्ट प्रिंट करो द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इधर मैंने जस्ट पैसे प्रिंट करवा दिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जस्ट मैंने देखो कोई एक्स्ट्रा फीचर कोड में कुछ नहीं किया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिखा, और सबसे पहले जो आपको आउटपुट आई वो क्या आई है, कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले कौन सा कोड रन हुआ, कंस्ट्रक्टर का कोड रन हुआ, ठीक है। हमारे पास कंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या आ रही हैं,
कंस्ट्रक्टर आपके पास ज़्यादातर यूज़ होता है टू इनिशियलाइज योर डाटा। कंस्ट्रक्टर आपके पास मोस्टली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? टू इनिशियलाइज और डाटा। अब हमें क्या करना है? क्लास का डाटा इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर। तो क्लास में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 4। तो कंस्ट्रक्टर में नो, आपके पास कह लो कि पैरामीटर्स की कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और डाटा इनिशियलाइज करना, तो कितने पैरामीटर्स पास करें? 4। जितनी बड़ी क्लास की क्या आ रही है? प्रॉपर्टीज आ रही। तो मैंने क्या किया, पहले इनपुट दे दी स्ट्रिंग एन शॉर्ट कर लेते हैं फुल नेम, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारे पास रोल नंबर परसेंटेज और डिपार्टमेंट। ओके, तो हमने किया स्ट्रिंग डी फॉर डिपार्टमेंट, डबल पी फॉर परसेंटेज एंड इंट आर फॉर रोल नंबर। 4 इनपुट्स आ गए। तो हमने क्या कर लिया, जैसे ही यूजर अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एरर आ रहा है, तो कितनी वैल्यूज देनी पड़ेगी? 4। सीक्वेंस क्या है? नेम, डिपार्टमेंट, परसेंटेज और रोल नंबर, ठीक है। तो हमने किया नेम रख लिया उसका नेम 1, डिपार्टमेंट में डमी डाटा DEPT 1, रोल नंबर था कि हाँ ठीक है, परसेंटेज में निकाल ली उसकी 71.5, ठीक है, और लास्ट में पास अगर रोल नंबर उसका रख लिया 55। तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 4 वेरिएबल्स में सेट होगी कि नहीं? तो आपने इन 4 वेरिएबल्स को यूज़ करें, किसका डाटा इनिशियलाइज करना है? क्लास की प्रॉपर्टीज़ या मेंबर्स का। तो इस तरह हमने किया नेम इज इक्वल्स टू एन, ठीक हो गया। तो इस S1 की कितनी प्रॉपर्टीज़ थी? 4, ठीक है। तो अब उसके नेम में क्या स्टोर हो गया? नेम। नेम में क्या स्टोर हो गया? नेम 1, ठीक है। जस्ट लाइक दैट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू डी, ठीक हो गया। देन आपका परसेंटेज इज इक्वल्स टू पी, और लास्ट क्या आ गया? रोल नंबर इज इक्वल्स टू आर। चारों प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होगी। अब ये है कि बाकी सारा कोड करते हैं कमेंट। सिर्फ मैंने क्या किया, S1 डॉट रोल नंबर, इसको मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये मैंने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। तो अब आपको प्रिंट स्टेटमेंट से आइडिया हो जाएगा कि जो यूज़र ने यहाँ पे हमने इसका रोल नंबर दिया था ये S1 में स्टोर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर वाला काम सबको समझ आया। कंस्ट्रक्टर आपके ऑब्जेक्ट का इस वक्त डाटा इनिशियलाइज कर, मतलब उसकी जो वैल्यूज है वो क्या करवा रहा है? इंसर्ट करवा रहा है, ठीक है, इनिशियलाइज करवा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो जिस तरह हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई है, एक आसान सा फंक्शन ले लें, void प्रिंट डाटा। एक फंक्शन में किस नाम से बना लिया? प्रिंट डाटा के नाम से, ठीक है। तो प्रिंट डाटा में मैंने क्या काम किया, सिंपली जो आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही थी, ठीक है, 1 बाय 1 उसे प्रिंट करवा, तो मैंने किया नेम इज इक्वल्स टू प्लस नेम, प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर आपके पास आ गया डिपार्टमेंट, और ये मैंने क्या ले लिया, ठीक है। फिर प्रिंट मैंने क्या चीज़, ये हाँ जी, इसी नहीं ये नहीं यूज़ है, क्योंकि देखो ना ये आपके पास फंक्शन के इनपुट्स हैं, ठीक है। तो फंक्शन में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन में इनपुट आए इंट एफ, इस एफ ने मेमोरी में कब तक रहना है, मैंने आपको शायद पहले बताया था, ये राउंड ब्रैकेट्स बताती हैं कब तक मेमोरी में। तो एफ आपका सिर्फ इस लाइन तक मेमोरी में है, ये एन आपका सिर्फ इस लाइन तक मेमोरी में है, लेकिन ये जो है ये कब तक है, ये पूरी क्लास में है जब तक आपका ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज को क्या किया करेंगे, यूज किया करेंगे। ओके, सो डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास आ गया उसका परसेंटेज, और यहाँ पे मैंने लिख दी पास, हमारे पास आ गया क्या आ गया, ठीक है। तो प्रिंट डेटा का फंक्शन बना लिया कंप्लीट। अब इसकी जगह में सिंपली क्या करता हूँ, S1 डॉट प्रिंट डेटा ले जी, ये सिर्फ 2 लाइन्स का कोड क्या करेगा,
आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट का डाटा इनिशियलाइज करवाया और उसको यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट कर, ठीक है, यहाँ से क्या करवा दिया, प्रिंट। अब इसका एडवांटेज देखें ज़रा, एक दफ़ा प्रिंट डाटा कर लिया, एक दफ़ा डाटा इनिशियलाइज कर लिया, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हर ऑब्जेक्ट में ये फीचर्स या ये प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने किया सिंपली 3 ऑब्जेक्ट लिए, ए का नाम रख लिया S3, ए का नाम रख लिया S2, ठीक है। तो इसका हम रख लेते हैं नेम 2, डिपार्टमेंट 2, इसकी परसेंटेज रख ली 65.5 और इसका रोल नंबर रख लिया 45, ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास आया, इसका मैंने रोल नंबर रख लिया 99 और इसकी परसेंटेज मैंने रख ली 89। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब देखो फ़ायदा क्या है, एक दो फंक्शन में आया ना, S1 से कॉल करूँगा तो S1 का डाटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको मैं S3 से कॉल करता हूँ फिर क्या होगा, S3 का सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेन एडवांटेज आ रहा है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो आपने एक छोटा सा फीचर करना है इस तरह से, मतलब आप मुझे सिर्फ लॉजिक बताएं, कोड ना करें, उसका डाटा प्रिंट हो जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा, तो क्या काम करना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे सिंपली। तो कंपेयर किस किस को करना है, S1 को, परसेंटेज को, नहीं S1 को नहीं, S1 की कौन सी प्रॉपर्टी को, डॉट परसेंटेज। अगर S1 की परसेंटेज ग्रेटर देन किससे, S2 डॉट परसेंटेज एंड S1 डॉट परसेंटेज इज ग्रेटर देन S3 डॉट परसेंटेज, तो इसका मतलब S1 डॉट प्रिंट डाटा। ये पॉइंट समझ आया सबको, समझ में आया। ठीक है कि नहीं। जी। S1 S2 से भी ग्रेटर हो और S3 से भी ग्रेटर हो, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, S1, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ओके, जी। सर ये मैं एंड किससे लगाया, एंड देखो ना, 2 ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है, अब 2 ऑब्जेक्ट से, अगर सिर्फ एक से करना था तो इतना काफ़ी था, अब दोनों से चेक करना है। देखो ना, अगर 3 स्टूडेंट बैठे, मैं कहूँगा आपसे पूछेगा, फिर मैं कहूँगा पहले इससे चेक करूँ, नहीं इसका ज़्यादा, फिर इससे चेक करूँ, अब तीनों में से इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरह 3 कंपैरिजन होंगे ना, एल्स इफ। अब हम S2 का चेक करते हैं, अगर S1 क्या आ रहा है, ये दोनों में से कोई कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका मतलब या तो S2 की ज़्यादा परसेंटेज है या S3 की। तो हमने किया इफ S2 डॉट परसेंटेज इज ग्रेटर देन S1 डॉट परसेंटेज, ठीक हो गया। एंड फिर हम सिंपली ये करते हैं, ये मैंने कॉपी किया, लाइक और S2 इज ग्रेटर देन S3 डॉट परसेंटेज। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अब आपके पास क्या आ रहा है, S1 की कंडीशन चेक हुई। इसका क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है फिर चलता है ना एल्स इफ, तो कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि S1 सबसे ज़्यादा नहीं है, तो फिर या तो S2 है या S3। तो इधर हमने पता चला लिया कि कौन है, S2 डॉट प्रिंट, ठीक हो गया। अब अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, एल्स, और एल्स में सिर्फ कौन रह जाता है, S3। एल्स में मैंने चेक कर लिया S3 डॉट, मतलब चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑब्वियस है कि अगर दोनों सबसे ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली पीछे तीसरा कौन सा बचता है, S3। तो हमारे पास फिलहाल सबसे ज़्यादा S3 का डाटा था, तो S3 का डाटा प्रिंट हो गया 89। अब ये 65 जो कर होता है 95, तब हमारे पास क्या होगा, S2 का सारा डाटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्लासिंग ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा सा फ़ायदा समझ आया, एक दफ़ा कोड कर लिया, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, जितने डाटा कम करने कम ऑब्जेक्ट्स ले लो, फिर उनके दरमियान आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंटली कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस कोड को मज़ीद एफिशिएंट करना हो तो ऑब्जेक्ट्स की अरे बना लें, ताकि अरे में एक दफ़ा कोड लिखे, फिर 5 हो 10 हो या 20 हो, वो खुद ही कंपेरिजन करता जाए, ठीक है ना। तो इस तरह फिर अरे लेके इस तरह कंपेरिजन जस्ट 3-4 लाइनों में भी कर सकते हैं। और अरे का क्या फ़ायदा हो जाएगा, 5 स्टूडेंट हो या 500 स्टूडेंट हो, कोड आपका सेम, ठीक है। सिर्फ ये वाली ज़रा फिर 500 लाइन से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जितने स्टूडेंट उनका डाटा तो हमने इंसर्ट करना है ना, ठीक है। अगर डमी डाटा करना चाह रहे हो तो रैंडम नंबर एक लूप में जनरेट करवा लो, ठीक है। ओके,
सो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और प्रॉपर्टीज, ये 4 चीज़ें समझ आई हैं अच्छी तरह। इनमें क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फर्दर आगे चले। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरह सबको, ठीक है ना? जी क्लियर हो गया ओके जी, ऑनलाइन जितने भी हैं सबको क्लियर हो गया? जी। बाकी शर्जील के अलावा बाकी लोग, ये जैन, तजमुल एंड अहमद? यस सर हो गया। ओके गुड। ओके जी, सो एक दफ़ा मैं दोबारा इस चीज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने कोड में कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन सबको अच्छी तरह समझ आ गई, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, और then आपके पास आ गया क्लास नेम। और राउंड ब्रैकेट्स क्या बता रही थी? राउंड ब्रैकेट्स क्या बता रही थी? ये वाली कंस्ट्रक्टर। राउंड ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है? हमने फंक्शन भी देख लिया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है एक्सेस मॉडिफायर, हमारे पास एक चीज़ आती है एक्सेस मॉडिफायर, फिलहाल हमने डिफाइन नहीं किया। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि कौन कौन इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? उसमें 3 चीज़ें, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ठीक है? एक्सेस मॉडिफायर में क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, और तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोटेक्टेड आ रहा है, ठीक है? सो पब्लिक नाम से आपको समझ आ रहा है कि इस फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हो? उसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपका एक्सेस मॉडिफायर फंक्शन और वेरिएबल्स दोनों के साथ स्पेसिफाई होता है, ठीक है? अगर प्राइवेट आ रहा है इसका मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में करेंगे जिस क्लास के अंदर हमने उसे क्रिएट किया हुआ, ठीक है? सो अगर आप कुछ भी साथ नहीं लिखते जिस तरह हम लोगों ने काम किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो एक्सेस मॉडिफायर है किसी भी ऑब्जेक्ट, फंक्शन, प्रॉपर्टी का, वो आपके पास होता है प्रोटेक्टेड। आपके पास क्या होता है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आपके पास ना काइंड ऑफ इन बिटवीन आता है पब्लिक एंड प्राइवेट के, ठीक है? सो प्रोटेक्टेड में आपके पास क्या काम आ रहा है कि आप विद इन सेम फोल्डर क्या कर सकते हैं? उसे एक्सेस करते हैं। विद इन सेम पैकेज आप क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। सेम पैकेज का अभी मैं सिंपल एक शॉर्ट बताया था, अभी एंड्रॉइड में डिटेल में देखेंगे। एक पैकेज आ रहा है फ्रंट एंड, तो उसमें सारी सारी जावा क्लासेस कौन सी होंगी? जो फ्रंट एंड को संभव मैनेज कर रही है। एक पैकेज आ रहा है बैक एंड, उसमें सारी क्लासेस कौन सी होगी? जो बैक एंड को हैंडल कर रही है। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन ने प्रिंट डाटा अगर बैकएंड के फोल्डर की किसी क्लास में पड़ा तो बैकएंड के अंदर जितनी क्लासेस हैं इस फंक्शन को एक्सेस कर सकती हैं, फ्रंट एंड वाले इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर। जैसे हमने 2 ग्रुप्स बना लिए, तो अगर एक ग्रुप के अंदर उसे की एक्सेस देनी है तो प्रोटेक्टेड, सिर्फ उस क्लास के अंदर एक्सेस देनी है तो प्राइवेट, दोनों ग्रुप्स ये सारे ग्रुप्स में एक्सेस देनी है तो क्या आ जाएगा? पब्लिक, ठीक है? हर जगह ये सारे ग्रुप्स में एक्सेस देनी है तो क्या आ जाएगा? पब्लिक। एक ग्रुप में एक्सेस देनी है, एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस में एक्सेस देनी है तो प्रोटेक्टेड। सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास में उसको एक्सेस देनी है तब आएगा प्राइवेट, ठीक है? तो नाम से प्राइवेट सिर्फ कोई को एक्सेस कर सके। प्रोटेक्टेड प्राइवेट के बाद आता है कि एक ग्रुप ऑफ क्लासेस एक्सेस कर सके। पब्लिक आता है पूरा प्रोजेक्ट एक्सेस कर सके, ठीक है? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट, ये आपका आगे जाके फिलहाल डिटेल में यूज होगा। ओके, सो हमने फंक्शंस क्रिएट कर ले, इस तरह का फंक्शन बना लिया डिस्प्ले या प्रिंट का, जो कि सारा का सारा डाटा यूजर का प्रिंट करवा रहा है। तो हमने देखा कि किसी फंक्शन को इन्वोक कॉल करना है या वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? डॉट ऑपरेटर। बस कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? डॉट ऑपरेटर यूज होगा, ठीक हो गया? ओके, तो हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या था? एक फंक्शन था जिसके क्या क्या फीचर्स बताए थे? ऑटोमेटिकली कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे, रिटर्न टाइप उसकी नहीं होती, और उसका नाम क्या होगा? क्लास, जो आपके पास क्लास का नेम आ रहा है, ओके? नहीं जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन जी जी सुनिए, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है इनहेरिटेंस का, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपके पास क्या आ रहा है? एक प्रोसेस आ रहा है जिसमें आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है? आपके पास इनहेरिटेंस प्रोसेस क्या आ रहा है?
पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेंस की ज़रूरत सबसे पहले थ्योरेटिकल देखते हैं ज़रूरत कब पड़ती है। हमने क्लास क्रिएट कर ली, उसके फीचर्स डिफाइन कर लिए, फिर हम एक और क्लास क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें बेस फीचर तो उसके इंक्लूड हों लेकिन कुछ उसके अपने स्पेशल फीचर्स, ठीक है, जिसमें क्या हो कुछ उसके अपने स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एक क्लास बेस कर ली लैपटॉप, सारे फीचर्स बता दिए, ठीक है। फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की स्पेशल या गेमिंग लैपटॉप जिसमें आपके पास क्या है एक जीपीयू का फीचर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक लैपटॉप क्रिएट किया सर्वर लैपटॉप जिसमें सर्वर से रिलेटेड ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ थी। तो सर्वर लैपटॉप हो, सिंपल लैपटॉप हो, गेमिंग लैपटॉप हो, रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। तो आपके पास एक जो बेस मॉडल आ रहा है उसको यूज़ करते हुए कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल, आपने क्लास क्रिएट की कार के नाम से, तो कार के ड्राइविंग, नंबर ऑफ गियर, ये सारे के सारे फीचर्स आपने अप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर हमने एक बेस क्लास की ट्रक के नाम से, ट्रक में वो गियर बूट सारे फीचर हैं लेकिन ट्रक के कुछ अपने फीचर्स डिफरेंट हैं। एक मैंने स्पोर्ट्स कार क्रिएट की सब चाइल्ड क्लास, वो सारे के सारे कार के फीचर्स हैं लेकिन कुछ स्पोर्ट्स कार के अपने फीचर्स हैं। तो हम नहीं चाहते कि स्पोर्ट्स कार जब आप क्रिएट कर रहे हो तो जो कार के बेसिक फंक्शनैलिटीज है वो सारी की सारी दोबारा कोड करो, ठीक है। जो बेस फंक्शनैलिटीज है वो दोबारा आप कोड करो, ये काम हम नहीं करना चाहते, ठीक है। देन आपके पास क्या है कि आपने एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करना है, मतलब प्रोग्राम में क्लास का चाइल्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं। तो चाइल्ड क्लास का क्या काम है, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज अपने अंदर क्या कर लेना, इनहेरिट कर लेना। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्या चीज, एक आपके पास पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है, हाँ, ठीक है। एक बेस एक सब, सब आपके पास क्या आ रहा है, चाइल्ड क्लास, पेरेंट आपके पास क्या आ रहा है, बेस सिंपली आपके बेस के सब नाम है। आप सिंपली याद रखें एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है, सुपर पेरेंट है और सब आपके पास क्या आ रहा है, चाइल्ड क्लास आ रही है, ठीक हो गया। तो हमने फॉर एग्जांपल एक अच्छा स्टूडेंट में ना जैसे नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, ये तो अच्छा ये तो पूरा मॉडल ही सेम है। हम क्या करते हैं जैसे उसमें हाँ एक हम फीचर ले लेते हैं इंट फी, एक हमने फीचर का ले लिया, उसकी फीस का ले लिया, तो ज़रा थोड़ा सा मॉडल चेंज कर लेते हैं, इंट एफ, फीस भी इसकी ले ली कितनी है, और इधर हमने क्या किया, फी इज इक्वल्स टू एफ, फीस होगी हमारे पास, और प्रिंट करते हुए हमने क्या किया, उसकी जो फी है वो प्रिंट करवा दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने जिस भी क्लास में था, यानी इसके 3-4 सब्जेक्ट थे, इसकी फ़ी आ गई आपके पास, कह लो कि 50,000 की फ़ी आपके पास आ गई, 40,000, और इसकी फ़ी आपके पास आ गई 30,000। 3 डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं स्पेशल स्टूडेंट, जिसको क्या है फी में वो सारे फीचर्स हैं लेकिन उसकी फ़ी में एक डिस्काउंट का फीचर है, जिसमें क्या आ रहा है, उसकी फीस में एक डिस्काउंट का फीचर आ रहा है। तो हमने किया क्लास स्पेशल स्टूडेंट एक्सटेंड्स, हमने इसको किससे एक्सटेंड करना है, स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके जी, सो हमारे पास एक क्लास आ गई, नहीं जी अभी जो स्पेशल स्टूडेंट है इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज क्या हो गई है, पेरेंट से इनहेरिट हो गई है, ठीक है। तो ये वाला कोड दोबारा करना पड़ेगा, नहीं वैसे थ्योरेटिकली कि उसका डाटा हमने इनिशियलाइज करना है, डाटा हमने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, लेकिन हम सुपर यूज़ करते हुए पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, सुपर यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और जावा आपको कहता है कि अगर पेरेंट में कंस्ट्रक्टर लिया है तो चाइल्ड में बनाना ज़रूरी है, वरना एरर देगा। जावा आपको काइंड ऑफ कंपलसरी कर रहा है कि आप एक कंस्ट्रक्टर लो जिसमें कितने पैरामीटर्स आए, 4, और सुपर ने क्या कॉल किया, पेरेंट का ये कंस्ट्रक्टर, और इसने क्या किया, आपकी प्रॉपर्टीज सेट,
इसने क्या किया, आपकी प्रॉपर्टीज है सेट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास इनके अलावा एक एक्स्ट्रा फीचर क्या आ रहा है, इंट डिस्काउंट, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर क्या आ गया, इंट डिस्काउंट। तो अब इसमें टोटल मतलब इस चाइल्ड की कितनी है स्पेशल, कितनी प्रॉपर्टीज होगी टोटल, 5 थी 6 होगी। तो पहले 5 पैरामीटर्स थे, इसका डाटा इनिशियलाइज करने के लिए टोटल पैरामीटर्स कितने होंगे, 6 हो जाए। तो हमने ले लिया इंट डी, ठीक हो गया। और हमने किया डिस्काउंट इज इक्वल टू डी, ये जी। जब आप स्पेशल इंट डिस्काउंट डबल तो नहीं था, हमने डी पहले भी यूज कर लिया, डी ई एस डिस्काउंट, ठीक है। तो ये मसला है, हमने सेम नेम से बदी कर लिया, डीएम डिपार्टमेंट के लिए यूज किया। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास सेट होगी। अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन लिया वॉइड न्यू फी, फंक्शन है जो कि न्यू फी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करता है, पहले मेरे पास फी आ रही थी एफ डबल ई, ठीक है, एफ डबल ई माइनस डिस्काउंट। तो उसकी नई फीस क्या बन गई है, तो डिस्काउंट जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर में देंगे ना, तब बता देंगे। तो उतनी फ़ी ये कॉल करने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। दो चीज़ें, वॉइड जो क्या करते हैं, न्यू फी को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक हो गया। रिटर्न ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। तो अगर फंक्शन कॉल करो तो आपको एक न्यू फी क्या हो जाए, ये डिस्काउंटेड फी क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, ठीक है। तब देखो ये जो डिस्काउंट आ रहा है, सॉरी ये जो आपके पास फी आ रही है, ये मैंने इस फंक्शन में क्रिएट की है, इस क्लास में। जो फी है इस क्लास में क्रिएट नहीं की, लेकिन हम इसको यहाँ पे एक्सेस किसकी वजह से कर रहे हैं, एक्सटेंड की वजह से। अगर ये ना होता फिर उसे नहीं पता चलना था सुपर कहाँ से आया, ये फी कहाँ से आया। तो एक्सटेंड का कीवर्ड फी सुपर, ये सारी प्रॉपर्टीज को पेरेंट से क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। यहाँ तक क्लियर, हमारे पास स्टूडेंट जो है वो पेरेंट क्लास, बेस क्लास से पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है, उस चाइल्ड क्लास में हम उसको एक्सेस करवा रहे हैं। ये चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास को एक्सेस करवा रहे हैं, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज और कुछ अपने फीचर्स और फंक्शनैलिटीज इसमें क्या कर रहे हैं ऐड। तो इसका मेन फ़ायदा क्या हुआ, आपको ये सारा का सारा कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। अब जो आपके पास इसका फंक्शन होगा इंट प्रिंट का, ठीक है। इसमें हम क्या करें, सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट करवानी पड़ेंगी, ओके। इंट नहीं आएगा, वॉइड आएगा, सिर्फ डाटा प्रिंट करवाना है। तो क्या करें, सारा कोड दोबारा लिखें, नहीं, सिंपली प्रिंट डाटा कॉल करें। ये पेरेंट में फंक्शन पढ़ा हुआ था कि नहीं, तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हो, पेरेंट के फंक्शन या फंक्शनैलिटीज को भी एक्सेस कर सकते हो। तो 4-5 प्रॉपर्टीज जो पेरेंट्स हैं उसने प्रिंट करवा दी कि नहीं, और उसके हम क्या करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इधर हमने क्या कर लिया, डिस्काउंट। ये एक्स्ट्रा था ना हमारे पास, डिस्काउंट प्रिंट करवा दिया, और सिस्टम प्रिंट में मैंने क्या किया, न्यू फी, यहाँ पे कह रहे डिस्काउंटेड, ठीक हो गया। हमने न्यू फी यहाँ पे क्या करवा दी, प्रिंट कर, ठीक है। अब एक इसमें लॉजिकल पॉइंट है, वो अपने गौर से देखना। अगर हम ये कोड रन करेंगे तो ये फी अपडेट नहीं हो जाएगी, तो फिर 2 दफ़ा रन हो गया, 2 दफ़ा नहीं कम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आया किसी को, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस फी की जो वैल्यू है कि पेरेंट से आई है उसको कम करके स्टोर करवा दिया, वो गलती से 2 दफ़ा काम कर लिया, 2 दफ़ा डिस्काउंट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैंने कहा इस पे डिस्काउंट 20% है, एक दफ़ा 20% ये फंक्शन कॉल करके कम हो गया कि नहीं, अगर ये फंक्शन दोबारा कॉल किया तो दोबारा 20% नहीं कम हो जाएगा, यस। हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर नहीं करवाते, जस्ट उसे रिटर्न करवा दे, ताकि वो सिर्फ रिटर्न करवा दे जो आपके पास डिस्काउंटेड फ़ी है, लेकिन जो
एक्चुअल फी है वो वहाँ पे स्टोर है, तो ठीक है, ताकि बार बार डिस्काउंट ना हो। तो ये पॉइंट है क्लियर, ठीक है। सो हम अब सिंपली क्या करते हैं, स्पेशल स्टूडेंट SP1 इज इक्वल टू न्यू स्पेशल स्टूडेंट। अब इसमें टोटल 1 2 3 4 6 पैरामीटर है। नेम दे दिया इसका मैंने चाइल्ड, डिपार्टमेंट दे दिया मैंने XYZ, देन आपके पास परसेंटेज मैंने दे दी इसकी 80, रोल नंबर दे दिया मैंने इसका 43, देन मेरे पास F क्या था पता, फी मैंने दे दी उसकी 10,000 और डिस्काउंट मैंने दे दिया 1,000। ठीक हो गया। तो मैंने किया SP1 डॉट रेंट, ठीक हो गया। अब नोट कीजिएगा ये कोड कर दिया गया इंक्रीमेंट। देखिए फी थी इतनी, डिस्काउंट था 1000 और डिस्काउंटेड फी कितनी आ गई 9000, ठीक है। तो इस तरह हमने बेस क्लास में क्या किए, कुछ अपने या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, इनहेरिटेंस समझ आई अच्छी तरह, ठीक है। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ गई, क्योंकि हमने क्या करना है, सारी सारी इनहेरिटेंस इन फ्यूचर यूज़ करनी है। ओके जी, सो हमारे पास इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं। सिंपल, पहली सिंगल है। सिंगल मतलब क्या है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, जो भी हमने काम किया। देन आ रही है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या है, एक पेरेंट है, देन उसका चाइल्ड, देन उस चाइल्ड का फर्दर क्या आ रहा है, एक चाइल्ड आ रहा है, ठीक है। क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी उसका चाइल्ड है। हाँ, पेरेंट आपके पास एक ही होगा, उसका एक चाइल्ड आया। जैसे हमारी जनरेशन चलती है, फादर देन अगेन फादर, ठीक है। जैसे आपके पास चाइल्ड का एक अपना पेरेंट, फिर उस पेरेंट का एक अपना पेरेंट है, ये आपके पास होती है मल्टी लेवल। जैसे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं टेम्परेरी, उसको एक्सटेंड करते हैं स्पेशल स्टूडेंट से, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो क्लास सी जो है वो किस किस की प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटीज इंक्लूड करेगी, ए की, वो बी की भी करेगी और ए की। उसका काम है सिर्फ बी की करना, लेकिन बी किसकी कर चुका है, ए की। तो फाइनली उसमें क्या क्या आ जाएगी, दोनों की आ जाएगी, ठीक है। देन आपको कहते हैं हिरारिकल। हिरारिकल में यह काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है सिंगल प्लस मल्टी लेवल का। अगर आप हम सी को बी की भी करवा सकते हैं, नहीं, बी की नहीं होगी, सी सिर्फ बी की ही कर रहा है, सी ने सिर्फ बी की करनी है, सी का कोई कंसर्न नहीं है ऐसे। लेकिन बी में किसकी आ चुकी है, ए की, तो फिर सी में फोर्सफुली ए की भी आ जाएगी, ठीक है। ये फीचर है हमारे पास। देन आपके पास हिरारिकल में क्या, मोर देन वन चाइल्ड, ठीक है। मोर देन, जैसा एक हिरारिकल ट्री नहीं होता हमारे पास कंप्लीट, ये आपको इसका हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें आपको देखने से पता चल रहा है क्लास सी और डी में कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं, एक्सेस नहीं, प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। दोनों में एक ही प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, बी की, सी के अंदर बी की आ रही है, लेकिन डी के अंदर बी की नहीं आ रही, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है मल्टीपल। मल्टीपल में सिर्फ क्या है, मोर देन वन पेरेंट, जो कि जावा में अलाउ नहीं है। आपने सी में मोर देन वन पेरेंट की होगी, क्लास ए एक्सटेंड किया बी कॉमा सी कॉमा डी, ये जावा में सपोर्टेड नहीं है। जावा आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता, ठीक है। दो पेरेंट नहीं बना सकते, दो पेरेंट नहीं बना सकते, चाइल्ड जितने मर्जी बना। ये मल्टी लेवल होती है क्या चीज़, ज़्यादा। हाँ, ज़्यादातर आपके पास मल्टी लेवल या हिरारिकल होती है, ठीक है। क्लास एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर नए फीचर ऐड करने हैं, एक और बना लिए, फिर उसमें मज़ीद नए फीचर ऐड करने एक और बना, ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जिस एक कॉन्सेप्ट आ रहा है इनकैप्सुलेशन का। अभी तक हम ये काम करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ किसी एक यूनिट में उससे कंबाइन, बंडल या रैप करना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो क्लास में क्या चाहिए थी, प्रॉपर्टीज़ थी और फंक्शनैलिटीज़। तो सारे की सारी भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ उसी क्लास के अंदर प्लेस करना, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास देखो, हमने स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ थी, सारी की सारी स्टूडेंट क्लास के
अंदर प्लेस की। अगर कोई टीचर की क्लास होगी उसमें टीचर के सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आती है सेटर्स एंड गेटर्स। कितने लोगों को सेटर गेटर का नहीं पता? आप लोगों को पता होगा नहीं? ओके, सेटर आपके पास एक फंक्शन है जो कि डाटा इनिशियलाइज कर रहा है, ये डाटा सेट कर रहा है। गेटर आपके पास फंक्शन आ रहा है जो कि आपका डाटा रिटर्न या गेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ जैसे कंस्ट्रक्टर ने 4 या 5 वैल्यू सेट की थी, सेटर आपके पास एक कॉन्सेप्ट जिसमें आप एक वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज होंगी क्लास में उतने उसके क्या होंगे, सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, सो क्लास की प्रॉपर्टी, उसके फंक्शन सेटर एंड गेटर सारे के सारे एक ही जगह पे हमने इकट्ठे किए हैं, ये इनकैप्सुलेट किए हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करनी है। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आ रहा है कि यूज़र को फंक्शन यूज़ करे, फंक्शन बैकएंड पे किस तरह से चल रहा है ये आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, आपका कंसर्न क्या है कि फंक्शन हमें इसके अगेंस्ट या इस इनपुट के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई आउटपुट रिटर्न कर दे। ये हमारे पास क्या होती है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके, सो उसमें आपके पास क्या आ रहा है, सिंपली आपकी इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल देता हूँ। हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में क्या है, कैमरा, मदरबोर्ड, स्टोरेज, रैम, ये सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, और इन सब की फंक्शनैलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, कैमरा की फंक्शनैलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी उस मदरबोर्ड में इंक्लूडेड हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे गए, जस्ट डाउनलोड का बटन लगाया, प्रेस किया और आपके पास एक ऐप डाउनलोड होगी। बैकएंड पे किस तरह उसने कनेक्शन किया, किस तरह डाउनलोड किया, किस तरह इंस्टॉल किया, ये आपका कंसर्न नहीं है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो एब्स्ट्रैक्शन अभी हम आगे जाके इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, किस तरह फंक्शन ओवरराइड करके आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे। और लास्ट एग्जांपल सिंपल आपको से यार, आप लोगों ने स्कैनर डॉट नेक्स्टेंट यूज़ किया सबने, लेकिन आपका कंसर्न नहीं था कि वो नेक्स्टेंट किस तरह से काम कर रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपने क्या करनी है, हाइड करनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो कोड असाइनमेंट मैं आपके भी शेयर कर देता हूँ। तो ऑनलाइन जितने लोग हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस? हाँ, स्लाइड कोड और असाइनमेंट मैं भी कर देता हूँ। बाकी आपके ये जो वीडियो है ये आपकी ये शेयर करते हैं। ठीक है, ओके जी। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज यू कैन